गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी ये क्लास होने जा रही है 9th और 10th की है। तो इस कक्षा के अंतर्गत हम भाग 5 में समास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि बच्चों, हमारी जो वीडियो क्लास हुई थी भाग 4 के अंतर्गत, उसमें हमने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास शुरू किया था। और समास का जो हमने प्रकरण शुरू किया था उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने भाग 4 की क्लास में समास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, समास के जो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसे हम प्रथम पद और द्वितीय पद भी कहते हैं, उनके बारे में भी हमने जाना और समझा। और फिर समास के भेद हमने जाने। तो भेदों के अंतर्गत बच्चों, जब हमने उसके भेदों को जाना, उसके प्रकारों को जाना, तो मैंने आपको बताया था कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि, ये 6 भेद बताए। और साथ में मैंने एक चीज़ और क्लियर की थी कि पहले कर्मधारय के ही भेद तत्पुरुष और बहुव्रीहि को माना जाता था, किंतु वर्तमान में हिंदी के अंतर्गत 6 भेद माने गए हैं। तो बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी ये आ जाए कि हिंदी में समास के कितने भेद है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। और 6 भेदों के अंतर्गत हमने अपना पहला जो समास था ना, अव्ययी भाव समास को जाना और समझा, जिसको मैं एक बार आपको फिर से याददाश्ती के लिए बता देती हूँ कि वह समास जिसमें पहला पद मुख्य होने के साथ साथ अवयवी अर्थात अविकारी होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, वही समास अव्ययी भाव समास होता है। और जो समास युक्त पद सामने बनकर आता है ना बच्चों, वह सारा पद भी फिर अव्ययी हो जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि हमारे जो पद होते हैं ना, वह 2 प्रकार के होते हैं, विकारी जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है और अविकारी जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। और जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी या अवयवी कहते हैं। तो उसी के आधार पे हमारा पहला समास था अवयव या अविकारी समास, जिसके अंतर्गत हमने जाना यथाशक्ति, यथाक्रम, यथानुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, वर्षों वर्ष, कई सारे उदाहरणों के माध्यम से अव्ययी भाव समास को हमने जानने का प्रयास किया। अब बच्चों, अव्ययी भाव समास के बाद में मैंने दूसरा भेद आपको बताया था, तत्पुरुष समास। कौन सा बताया था बच्चों? तत्पुरुष समास। तो इस समास को आज हमें जानना और समझना है। सामान्यतः बच्चों, हमारे जो समास जो है वो 6 होते हैं, लेकिन समास में ही देखो ये सेकंड जो द्वितीय हमारा जो भेद है ना, क्या नाम है इसका? तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के भी अपने ही भेद होते हैं और इसके खुद के 6 भेद होते हैं। तो कई बार जरूरी नहीं है कि तत्पुरुष समास के बारे में ही पूछा जाए, इसके जो 6 भेद होते हैं ना बच्चों, उन 6 भेदों के बारे में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और इन 6 भेदों के अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं, अपनी विभक्तियाँ होती हैं, जिनका इसमें लोप हो जाता है। तो जिन समाज की विभक्ति का लोप होता है, उसी के आधार पे उस तत्पुरुष समास का नामकरण रखा गया है या नाम रखा गया है। तो पहले तो हम समास की परिभाषा जानते हैं, फिर विभक्ति कहते किसे हैं उसे जानते हैं, और फिर इसके भेद प्रभेदों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन ऑफ परिभाषा हम जानने की कोशिश करते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाता है एवं द्वितीय पद मुख्य होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर आगे लिखा है, इसमें जिस कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसी कारक के नाम पर यहाँ पर समास का नाम रखा जाता है। तो बच्चों, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन अर्थात समास की, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है उसे समझते हैं। बच्चों, यह परिभाषा ठीक अवयव के विपरीत है, उल्टी है। हमने अवयवी में कहा था कि उसमें प्रथम पद जो होता है मुख्य होता है और अवयव होता है, जबकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसके अंतर्गत प्रथम पद की विभक्ति का तो लोप हो जाता है, अर्थात प्रथम पद की विभक्ति हट जाती है, लुप्त हो जाती है,
समाप्त हो जाती है और द्वितीय पद जो होता है ना वह पद मुख्य होता है और उसी से ही संपूर्ण सामासिक पद बनता है या उसका अर्थ निकलकर सामने आता है। और बच्चों जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है या नाम रखा जाता है। तो मैंने परिभाषा को बताया कि वह समास जिसमें प्रथम पद की, किस पद की, प्रथम पद की, क्योंकि आपको पता है समास के दो पद होते हैं, प्रथम एवं द्वितीय पद, पूर्वाध एवं उत्तराध या पूर्व या उत्तर पद। तो जो ये दो पद होते हैं ना उसमें से इसमें याद रखना तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और द्वितीय पद इसमें मुख्य होता है। क्या होता है? द्वितीय पद इसमें मुख्य होता है। तो वह समास ही तत्पुरुष समास कहलाता है। और जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है ना उसी के आधार पर बच्चों क्या होता है, उस समास का नाम रख दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बात लिखी है परिभाषा में वह है प्रथम पद की विभक्ति। तो हमें पहले तो विभक्ति को जानना है कि विभक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहा जाता है, यह विभक्ति क्या होती है। और बच्चों हमारे हिंदी के अंतर्गत जो कारक चलते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और कारक या विभक्ति चिन्ह वो होते हैं जो कर्ता का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कर्ता का क्रिया के साथ, कर्ता का किसके साथ है? क्रिया के साथ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब का रिलेशन। तो कर्ता का क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करने का जो कार्य करता है वह विभक्ति चिन्ह या कारक कहलाते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या टोटल कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। और 8 ही हमारे कारक होते हैं और 8 कारक के अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिसमें हम करते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। ये हमारे 8 कारक होते हैं। लेकिन बच्चों समास के अंतर्गत कहा गया है कि कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन कारक तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला जो हमारा कारक है वह है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने। और दूसरा है हमारा कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो ये हमारे 7 कारक हो गए। लास्ट हमारा 8वां जो है संबोधन कारक है। कौन सा कारक है बच्चों? संबोधन कारक है, जिसका विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे आदि होते हैं। लेकिन बच्चों कारक हमारे जो 8 होते हैं उनमें से पहला कारक जो हमारा कर्ता कारक है वह है, और अंतिम और 8वां हमारा जो कारक है संबोधन कारक उसे हटा दिया गया है, वो इस तत्पुरुष समास में नहीं रखे गए हैं। तो जब 8 में से पहला और अंतिम 2 हटा देते हैं तो 6 ही भेद बचते हैं, 6 ही कारक या 6 ही कारकों की विभक्ति चिन्ह हमारे पास में बच जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं बच्चों? टोटल भेद 6 होते हैं। विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे समास के भी हिंदी में 6 भेद होते हैं, लेकिन हमारा जो द्वितीय तत्पुरुष समास है ना उसमें कारक के विभक्ति चिन्हों के लोप होने के आधार पर यह समास बनता है। और कारक हमारे हिंदी में 8 होते हैं, किंतु कर्ता और संबोधन को छोड़ देने पे जो 6 कारक बनते हैं उसी आधार पर हमारे 6 तत्पुरुष समास होते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि कारक जो है विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? जो कर्ता का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है वही क्या कहलाता है? कारक या विभक्ति चिन्ह कहलाता है। देखो जैसे उदाहरण है, राम ने लकड़ी से कुत्ते को मारा। इसको मैं कारक उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। राम ने लकड़ी से कुत्ते को मारा। राम ने क्या किया?
कुत्ते को मारा। तो देखो यहाँ पर राम इसमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता है और वह लकड़ी से मार रहा है, लेकिन किसे मार रहा है? कुत्ते को। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वह है ने और से। तो देखो बच्चों इसमें ने कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति ना वो है कर्ता ने, तो यहाँ पर ने आया है। फिर से का प्रयोग भी हुआ है और इसमें करण तत्पुरुष अर्थात दो समास, इस समास के अंतर्गत हमें दो कारकों की जो विभक्ति है उनका प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कर्ता का क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हें ही विभक्ति चिन्ह या कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक की संख्या बच्चों 8 होती है, लेकिन पहला कर्ता कारक और लास्ट का जो अंतिम होता है हमारा संबोधन कारक, उनको छोड़ देने पर हमारे पास 6 ही क्या बचते हैं? 6 ही कारक बचते हैं। और उन 6 ही कारकों के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है बच्चों हर तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है उसमें एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होगा ना बच्चों, उसी कारक के आधार पर इस समास का नाम रख दिया जाएगा। तो हम पहले नंबर पे देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। तो वह इसका जो विभक्ति चिन्ह है ना बच्चों कर्म का को है। जैसे कर्ता का क्या था? कर्ता ने। 2 नंबर पे है कर्म को, इसका जो विभक्ति चिन्ह है को है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है हस्तगत। क्या शब्द बनाया हुआ है अपना? हस्तगत। तो इसमें को का लोप हो गया है, तो जो सामाजिक पद निकलकर से सामने आया है, जो पद हमारा बना है वह है हमारा हस्तगत। और इसको जब हम विग्रह करते हैं तो शब्द बनता है हस्त को गत। हस्त को गया हुआ, गत का अर्थ होता है गया हुआ, हस्त को गत। तो यहाँ पर देखो बच्चों को का लोप हो गया है। किसका लोप हो गया है? को का लोप हो गया है। और प्रथम और द्वितीय पद पास में आ गए हैं, जुड़ गए हैं, इनका मेल हो गया है। तो हमारा जो शब्द बनकर सामने आया है वह है हस्तगत। और किसका लोप हुआ है? को का। और को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्म कारक का। तो यहाँ पर यह हमारा जो तत्पुरुष समास है वह है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है बच्चों? कर्म तत्पुरुष समास। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो शब्द है हमारा हस्तगत। अब इसको हम विग्रह करके देखते हैं तो हमारा विग्रह युक्त पद बनता है हस्तगत। हस्त को गया हुआ। किसको गया हुआ? हस्त को गया हुआ। लेकिन जब को का लोप हो गया अर्थात जब को हटा दिया गया तो हमारा पद बना है हस्तगत। क्या बना है हमारा पद? हस्तगत। हमारा सामाजिक पद बनकर सामने आया है हस्तगत। और को का लोप हुआ है और को विभक्ति जो है वह कर्म तत्पुरुष समास की है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास तो है ही बच्चों, लेकिन को विभक्ति चिन्ह का लोप होने से यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग या कर्म तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बच्चों हुआ हमारा पहला कर्म तत्पुरुष समास। अब इसी तरीके से दूसरा समझते हैं करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास। इस समास में बच्चों से इसका विभक्ति चिन्ह है। क्या है? से भी है और के द्वारा भी है। 3 है इसके, से, के, द्वारा। से, के और द्वारा, यानी द्वारा यानी उसके माध्यम से, उसके द्वारा। तो करण तत्पुरुष समास में 3 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है से, के, द्वारा। तो इनका लोप हो जाने पर जो पद बनकर सामने आता है वह पद
करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। एक उदाहरण मैंने लिखा है हस्तलिखित। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? हस्तलिखित। इसका विग्रह करेंगे तो होगा हस्त। हस्त कहते हैं हाथ को, हाथ द्वारा लिखित। क्या होगा? हाथ द्वारा लिखित। तो यहाँ पर द्वारा या से का लोप हुआ है तो हमारा शब्द बनकर सामने आया है हस्तलिखित। क्या बनकर सामने आया है? हस्तलिखित। तो हमारे ये कौन सा समास का उदाहरण हुआ? हमारे करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। तो एक बार फिर से देखते हैं। करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है से, के, द्वारा, और जब इनका लोप हो जाए और जो पद हमारा जो सामाजिक पद जो बनकर सामने आए वह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तत्पुरुष तो होता ही है, लेकिन बच्चों कौन सा तत्पुरुष होता है? करण तत्पुरुष समास वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो इसी उदाहरण को हम समझते हैं, इसी उदाहरण को फिर से एक समझते हैं हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से। रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसी हस्त लिखित है। रामचरितमानस तुलसी हस्त लिखित है। तुलसी हस्त लिखित है, ये हमारा वाक्य है, सेंटेंस है। अब पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, किसके द्वारा लिखित है? तुलसी द्वारा लिखित है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा रामचरितमानस नामक पुस्तक तुलसी द्वारा लिखित है। तो बच्चों देखो इसमें द्वारा का लोप हो गया, और द्वारा का लोप होने पर यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में ये बच्चों हमारा यहाँ पर हो गया तत्पुरुष समास। तीसरा जो हमारा समास का भेद है ना, वह है बच्चों हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो अब हम आगे समझते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास जो है ना बच्चों, उसमें के लिए किसका लोप हो जाता है? के लिए का या के लिए की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वह समास संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है गुरु दक्षिणा। क्या लिखा है? गुरु दक्षिणा। इसको हम समझते हैं कि राम ने अपने गुरु को दक्षिणा दी। गुरु दक्षिणा दी, या हम कहें